हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी यूपीएसआई में जो 21 दिसंबर 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट फर्स्ट के, वो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर 40 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 40 क्वेश्चन प्लस मिलेंगे, क्योंकि जो आगे पीछे के फैक्ट और जो डिटेल रहती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले 17 पार्ट आ चुके हैं। वो 17 पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखिए, वो 17 पार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 27 शिफ्टों में पेपर हुआ था, इसलिए 27 पार्ट आएंगे। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी भी पूछी जाती है लगभग 20 से 25 नंबर की। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर, और यूपी ट्रिपल एससी पैट की जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ में एमपीएसआई जिसमें 70 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई जिसमें 100 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपीएसआई के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो 100 मार्क्स की पूछी जाती है। एमपीएसआई के अंदर 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 मार्क्स के रहते हैं, 70 मार्क्स की पूछी जाती है। और एसएससी जीडी में लगभग 25 मार्क्स की रहती है, लगभग 25 यूपी ट्रिपल एससी में रहती है। ठीक है, जो रिटन एग्जाम होता है यूपीएसआई का, वो ये दे के रखा है, उसमें ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब मैथ। ठीक है, मैथ के ऑलरेडी हम 5 से 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर पाथ क्रिएटर एकेडमी सर्च करिए, वो भी देख सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया मैंने। हिंदी को तो मैं ऑलरेडी डिटेल में बता रहा हूँ, 17 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, और सामान्य विधि के 7 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है, ये भी देखिए, ये बहुत डिटेल में मैंने बताया, एक एक क्वेश्चन के रिलेटेड लगभग 5-5, 6-6 और जानकारी डिटेल में दी है। ठीक है, और रीजनिंग के लगभग 4 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। तो लगभग चारों सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ पार्ट चल ही रहे हैं अभी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट देखते हैं क्या है। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, कथन है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? सर्वनाम पहले समझिए। संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या, इनका काम क्या रहता है? ये रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकते हैं, मतलब संज्ञा के दोहराव को रोकते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम जो रहते हैं वो 6 टाइप के रहते हैं। कितने टाइप के रहते हैं? 6 टाइप के। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 टाइप के रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई वर्ड लगा है तो कोई निश्चित है क्या? नहीं, अनिश्चित है, तो इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा में? जैसे हिंदी के लिए हम देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन भाषा के लिए रोमन लिपि का उपयोग करते हैं। तो कुल्लई तो एक अलग ही टाइप की भाषा है, इसका रोमन लिपि पर नहीं होता। ठीक है, ये जो भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी है? विपरीत बोले तो अपोजिट, विलोम। ठीक है, जैसे अपाच का कुपाच, शुक्ल का कृष्ण, अज्ञ का विज्ञ और बर्बर का सभ्य। बर्बर मतलब जो बहुत ज्यादा बर्बर इंसान हो, मतलब बहुत ज्यादा जिसके अंदर दया का भाव बिल्कुल ना हो, तो उसका अपोजिट हो गया सभ्य, मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति। शुक्ल का कृष्ण होता है। अज्ञ मतलब जो अज्ञानी हो, विज्ञ मतलब जो बहुत ज्यादा ज्ञान रखता हो। तो ये तीनों तो क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। बट अपाच या कुपाच, अपाच मतलब जो पच नहीं जाता, वो कुपाच मतलब जो पचता नहीं है, तो ये तो समानार्थी वर्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? अत्याचार का फल अच्छा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए। तलवार का खेत हरा नहीं होता, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं। नहीं, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, जल में मोर नाचा किसने देखा? नहीं, आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे। नहीं, अत्याचार का फल अच्छा नहीं रहता, मतलब तलवार का खेत हरा नहीं होता। ठीक है, ये इस सेंस दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। बे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, शुद्ध वाक्य को चुनना है, ये सो अशुद्ध है। आशा थोड़ी होती झगड़ा की। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। बेफिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल मत झगड़ो, फिजूल मत, नहीं, ये तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं।
यात्री अत्यंत दूर से नहीं, अत्यंत की जगह बहुत दूर से होता है, अत्यंत दूर से नहीं होता। अत्यंत तो कोई कठिनाई या सुख सुविधा उसमें यूज होता है, यात्री बहुत दूर से आए हैं इस तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी तो गलत है ही। और मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, खालिस्तान अर्थालंकार का एक प्रकार है। अलंकार जो रहते हैं वो खासकर दो टाइप के रहते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरे अर्थालंकार, जिनमें शब्द के माध्यम से जो वाक्य में चमत्कार पैदा किया जाता है उन्हें शब्दालंकार बोलते हैं, और जिनमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है उन्हें अर्थालंकार बोलते हैं। और अगर यदि दोनों के शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से होता है तो तीसरा होता है उभय अलंकार। ठीक है, तो शब्दालंकार जो मुख्यतः 5 टाइप के रहते हैं, और अर्थालंकार टोटल 25 टाइप के इंपॉर्टेंट हैं, और भी टाइप रहते हैं लगभग 30-35 टाइप के होंगे, 3550 टाइप के लगभग होते हैं, बट 25 इंपॉर्टेंट है 25 टाइप के। ठीक है, 25 प्लस हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों के तीनों अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा, ये 5 अलंकार जो रहते हैं वो शब्दालंकार हैं। और जो रिमेनिंग अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ब्याज स्थिति, ब्याज नंदा, उपमा, उपमा और रूपक, विशेषोक्ति, ये जितने भी अलंकार हैं वे सारे अर्थालंकार हैं। ठीक है, अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो अतिशयोक्ति एक अर्थालंकार का प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ध्वंस शब्द का विलोम है। ध्वंस मतलब विनाश कर देना, खत्म। ध्वंस का विलोम क्या हो जाएगा? निर्माण, उसका बनाना, उसको संवारना। ठीक है, तो निर्माण हो जाएगा। और विध्वंस, इसका तो विध्वंस ये तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब किसी को खत्म करना। और प्राकृतिक होता है नेचुरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या होता है? संधि। ठीक है, जैसे विद्या प्लस आलय, जब विद्या शब्द मिलता है और प्लस आलय मिल जाता है तो क्या, दो शब्द जब मिले तो परिवर्तन हुआ तो क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सर्वदा उस वचन उस सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द। देखिए, सर्वदा मतलब हमेशा एक वचन रहने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे कि जनता, पहला जनता, दूसरा हमेशा एक वचन में रहेंगे जनता, सामान, सामग्री, ठीक है, पानी, दूध, घी, घी, तेल, पानी, दूध, दूध, तेल, और चौथा और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वर्षा, वर्षा, आकाश, क्रोध, क्षमा, मिठास, झूठा और प्रेम। ठीक है, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा एक वचन में रहते हैं। ठीक है, वर्षा, आकाश, सामान, क्षमा, मिठास, झूठ, ये सारे हमेशा एक वचन में रहते हैं। और कुछ वर्ड जो हैं वो हमेशा वो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल, दर्शन और ओठ, अक्षत, हालचाल, समाचार और भाग्य और दाम, ये सारे के सारे वर्ड है ना हमेशा बहुवचन में रहते हैं। तो इधर पूछा है सर्वदा एक वचन में रहने वाले, तो जनता हमेशा एक वचन में रहती है। ठीक है, जनता शब्द जो है ना वो हमेशा एक वचन में रहता है। जनता, आकाश, वर्षा, ठीक है, जनता, आकाश, वर्षा, ये तीनों वर्ड हमेशा एक वचन में रहते हैं। उसका बहुवचन क्या होता है? उसका बहुवचन होता है उन। और बधु का बहुवचन होता है बधुआ, बधुएं। और बधुएं कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और पिता, पिता हमेशा एक वचन, पिता हमेशा क्या होता है? पिता हमेशा ऐसे यूज किया जाता है, मतलब ये हमेशा बहुवचन में यूज होते हैं। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ बहुवचन शब्द यूज करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खालिस्तान निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? सामान्य भूतकाल क्या होता है? देखिए, जो काल जो रहते हैं विशेषकर वो 3 टाइप के रहते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर रहते हैं उसी हिसाब से। तो सबसे पहले रहता है भूतकाल, भूतकाल, फिर दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा रहता है भविष्य काल। ठीक है, तो भूतकाल में जो रहता है वो 6 टाइप रहते हैं। भूतकाल के कितने? 6 टाइप।
और वर्तमान काल के 3 टाइप रहते हैं, और ये भविष्य काल के भी 3 टाइप रहते हैं। इनके 6 टाइप कौन कौन से रहते हैं भूतकाल के, देखिए वो कौन कौन से रहते हैं। जैसे भूतकाल में क्या होता है, एक तो सामान्य भूत रहता है, पहला रहता है सामान्य भूत, ठीक है। और दूसरा जो रहता है वो रहता है आसन्न भूत, आसन्न बहुत नियर की घटना हो उसके बारे में आसन्न भूत है, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा रहता है पूर्ण भूत, ठीक है, पूर्ण भूत। फिर चौथा रहता है अपूर्ण भूत, या फिर इसे तीसरे को अपूर्ण कर लो, फिर चौथे को पूर्ण भूत कर लो, ठीक है। पूर्ण भूत पहले आधी रहेगी घटना, फिर पूरी हो जाएगी घटना, अपूर्ण और पूर्ण। फिर पांचवा रहता है वो रहता है संदिग्ध भूत, संदिग्ध मतलब उसमें डाउट रहता है। और छठवा जो रहता है वो रहता है हेतम हेतु भूत, ठीक है। तो आसन्न भूत में हमेशा कैसी चीजें आती हैं, जैसे श्याम गया, सीता आई, राम गया, इस तरीके से, सॉरी सामान्य भूत में रहती है ना। और आसन्न में इससे ये पता चलता है गया आया, इस तरीके की जो चीज है गया आया वो सामान्य भूत में रहती है। और आसन्न भूत में वो चीजें रहती हैं जो लगभग रिसेंटली घटी हों, जैसे रोहन अभी मुंबई से आया, रोहन अभी मुंबई से आया, है ना। और संजय भोपाल जा रहा, संजय भोपाल से आया। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ना वो आसन्न भूत में आते हैं। और अपूर्ण भूत जो रहता है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी काम है ना वो पूरा हुआ नहीं, मतलब पूरा हुआ नहीं रहता। जैसे सितार बज रहा था, अपूर्ण है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं बज रहा था और भी बज रहा होगा, बज रहा था, है ना। जैसे हारमोनियम बज रही थी, ढोलकी बज रही थी, इस तरीके के वर्ड आए, वह खाना खा रही थी। तो इस तरीके से अपूर्ण में आते हैं। और पूर्ण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, वो काम कंप्लीट हो जाता है, उसने खाना खा लिया था, है ना। वे गा चुके थे, गा चुके थे, ठीक है। वे खा चुके थे, वे गा चुके थे, वे दौड़ चुके थे, इस तरीके से चुके थे, चुका थे, इस तरीके से वर्ड आएंगे वो पूर्ण में आएंगे। संदिग्ध में क्या आता है कि वो सेंटेंस में क्या संदिग्ध मतलब कुछ डाउट बना रहता है। जैसे श्याम ने गाना गाया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वह गा रही होगी, तो संदिग्ध में रहता है। और जो छठवा जो रहता है वो रहता है हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत भूत इंपॉर्टेंट है, ये समझिए हेतु हेतु मत भूत क्या होता है छठवे टाइप का। ये अभी भूतकाल के टाइप डिस्कस कर रहे हैं, फिर अभी वर्तमान और भविष्य के भी करेंगे। तो छठवा जो रहता है हेतु हेतु, यदि वह पढ़ता तो परीक्षा में पास हो जाता, मतलब कोई भी घटना ऐसी पास्ट की बताते हैं कि वो ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता, यदि वह दौड़ता तो दौड़ निकाल लेता। इस तरीके से जो मतलब वाक्य हैं वो इसमें हेतम हेतु भूत में आते हैं। अब आते हैं हम, भूतकाल हमारा कंप्लीट हो गया, अब आते हैं हम वर्तमान काल के बारे में। तो वर्तमान के ओनली 3 टाइप रहते हैं, वर्तमान के कितने 3 टाइप रहते हैं, कौन कौन से। एक तो पहला रहता है सामान्य वर्तमान, पहला तो सभी तरह सामान्य वर्तमान, ठीक है। और दूसरा रहता है संदिग्ध वर्तमान, और तीसरा रहता है अपूर्ण वर्तमान, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान। तो ऐसे ही इनके सेंटेंस रहेंगे, सामान्य वर्तमान कि वह ऐसा चल रहा है, हो रहा है, ठीक है, तो वर्तमान में चलेंगे ये तीनों। और जो लास्ट जो रहता है वो रहता है भविष्य काल। तो उसमें भी पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा सामान्य भविष्य के बाद संभाव भविष्य काल, और तीसरा जो रहता है वो रहता है हेतु हेतुमत भविष्य। हेतु हेतुमत भविष्य और हेतु हेतुमत भूत में क्या अंतर है। हेतु हेतुमत भविष्य में हम वो घटना बताते, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की बातचीत आती है, ठीक है। और हेतु हेतुमत भूत में क्या होता, तुम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, पास्ट की बात आती है, ठीक है। जैसे अगर मैं सोयाबीन बोता या सोयाबीन की बुवाई करता तो मुझे ज्यादा लाभ मिलता, तो भविष्य की बात बता रहे ना, ठीक है। या फिर तुम नहीं, इसमें भविष्य की बात नहीं बता रहा है, क्योंकि एक सेंटेंस जो है ना वो पास्ट में जा रहा है। अगर तुम अच्छे से दौड़ोगे तो जरूर रेस को क्लियर कर लोगे, ये सेंटेंस सही है। अगर आप अच्छे से दौड़ेंगे तो आप रेस को जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है। इस तरीके के वाक्य आते हैं। अभी देखिए, खालिस्तान निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य सामान्य भूतकाल का है। भूतकाल, वर्षा हुई, शायद वर्षा होगी, देखो शायद की बात आ गई, वर्षा होगी, भविष्य और संभाव भविष्य का आ गया इसमें, ठीक है। संभाव, अभी अभी वर्षा हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई, ये सारे गलत हैं। वर्षा हुई ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए कौन सा उचित समूह होगा। तो यमुना को कालिंदी बोलते हैं, काली, और सूर्य सुता भी बोलते हैं, ठीक है।
और कृष्णा भी बोलते हैं। अम्बुद तो बादल को बोलते हैं, अम्बुद नहीं होगा। और तटनी नदी को बोलते हैं, कालिंदी यमुना को बोलते हैं, तरंगिनी ये भी नदी को बोलते हैं, तरंगिनी तटनी, ठीक है। कृष्णा यमुना को बोलते हैं, सूर्य सुता भी, लेकिन ये तटनी नदी को बोलते हैं, ठीक है। तो कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खालिस्तान बनाए जाते हैं। तो इन सारे शब्दों से क्या बचाते हैं? कारक, वचन और पुल्लिंग। भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ठीक है। जैसे वृद्ध, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? ये उन्हीं रचनाकार की कृति है जिनने माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार, दीप जले शंख बजे, बाए बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार। तो इनका नाम है कृष्ण कन्हैया लाल मिश्र। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है माटी हो गई सोना, और दूसरी इंपॉर्टेंट रचना है दीप जले संग बजे, तीसरी इंपॉर्टेंट रचना है बाजे पायलिया के घुंघरू, और चौथी है महके आंगन चहके द्वार, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट रचना है कन्हैयालाल मिश्र की, ठीक है। इसके अलावा श्रीलाल शुक्ल भी हैं यहाँ पर। तो इनकी रचना जो है वो राग दरबारी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी क्यों है? क्योंकि राग दरबारी में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, पहली रचना। दूसरी है विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला। दो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, राग दरबारी और विश्रामपुर का संत। तीसरी है इनकी अज्ञातवास, और चौथी है सीमाएं टूटती हैं, चौथी है सीमाएं टूटती हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट रचना है श्रीलाल शुक्ल की, ठीक है। सीमाएं टूटती हैं पहली है इनकी राग दरबारी, दूसरी है विश्रामपुर का संत, तीसरी है अज्ञातवास, और चौथी है सीमाएं टूटती हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल भी है यहीं पे। तो रामचंद्र शुक्ल की सबसे इंपॉर्टेंट रचना है 11 वर्ष का समय, दूसरी है क्रोध, तीसरी है लज्जा, चौथी है गिलानी, और भ्रामर गीत, भ्रामर गीत और गोस्वामी तुलसीदास। ये इनकी 4 इंपॉर्टेंट रचना है। बंग महिला, बंग महिला को हम जनरली राजेंद्र बाला घोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजेंद्र बाला घोष। और इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है जो 1907 में आई थी, दुलाई बाला। कौन सी है? दुलाई बाली, दुलाई बाली 1907 के अंदर आई थी दुलाई बाली, ठीक है। ऑप्शन अब यहाँ पे पूछा दीप जले शंख बजे, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से तो माना गया है 14 सितंबर 1949, लेकिन अगर प्रस्ताव की बात करें तो देखिए 341 जो है, 343 इससे हिंदी भाषा से संबंधित है आर्टिकल, अनुच्छेद 343। लेकिन उसमें ये बोला था जैसे कि संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट तरीके से हमारा संविधान लागू हो गया था, ठीक है। तो इस वर्ष से प्लस 15 वर्ष बाद हम क्या करेंगे? पहले बोला कि हम 15 वर्ष बाद जो है ना हिंदी को अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर 1950 में 15 जोड़े तो लगभग 1964-65 बनता है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ये भी आंसर हो सकता है कि उस दिन ऐसा प्रस्ताव था कि हम फिर हिंदी को अडॉप्ट कर लें। बट फिर होते होते क्या हुआ, उन्होंने बीच में कुछ ऐसे नियम पास कर दिए कि हम हिंदी इंग्लिश को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब इंग्लिश भी बनी रहेगी। तो बनी रही तो बनी रही, फिर हिंदी बनी नहीं पाई, ठीक है, इस तरीके से। तो 14 सितंबर, इस हिसाब से देखें 14 सितंबर 1949 ही लगाएंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। और टिड्डी शब्द का बहुवचन कैसे बनता है? तो टिड्डी को दल, टिड्डी दल बोलते हैं हम। देखिए जनगण नहीं बोलते, इसमें टिड्डी गढ़ लिखा है, नहीं गढ़ थोड़ी बोलते हैं। टिड्डी जन भी नहीं बोलते और टिड्डी वर्ग भी नहीं बोलते। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें ये जन गढ़ और ये देखिए जैसे कि इन चीज़ों को लगा के जन था, तो हम क्या बोलते हैं? सुधी जन, दूसरा था गढ़, ठीक है, गढ़ है। तो जन में हम क्या बोलते हैं? सुधी जन, स्त्री जन और युव जन। ये सारी जन जन लगा के हम जो बनाते हैं वो बन जाता है हमारा बहुवचन। और गढ़ जो रहता है छात्रगढ़, है ना, पाठकगढ़, छात्रगढ़, पाठकगढ़। और तीसरा रहता है वृंद, जैसे मुनि वृंद, कवि वृंद और नारी वृंद, वृंद लगा के भी हम बहुवचन बनाते हैं। चौथा होता है वर्ग, छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग, बंधु वर्ग, वर्ग भी लगा के हम क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं, छात्र वर्ग, अधिकारी वर्ग और बंधु वर्ग।
और जो पांचवा जो रहता है वो रहता है नेता लोग, जैसे नेता लोग, आप लोग, तुम लोग, इस तरीके से लगाते हैं तो मतलब बहुवचन बना सकते हैं हम लोग लगा। छठवा रहता है जैसे दल ही हो गया, ये दल, टिड्डी दल, तो ये दल लगा के हमने बना दिया टिड्डी दल, तो ये बहुवचन हो गया कि नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग, सब्जी स्त्रीलिंग है, बुंदेली एक स्त्रीलिंग है, लेकिन अनानास एक पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिल्का झीली भी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है। इनको पढ़ने से, इनके सेंटेंस बनाने से, मैंने सब्जी खा ली, तो इस तरीके से जब ये बनता है, खा लिया ऐसा कभी नहीं बोलते मैंने सब्जी खा लिया, तो जब सेंटेंस बनता है तो एक भाव आता है पढ़ने से, पढ़ने के बाद तो अपने पता लग जाता है कि वो जैसे वह बुंदेली में बात कर रहा था, बुंदेली भाषा बोल रही थी, तो बोल रही थी या बोल रहा था बुंदेली भाषा, तो भाषा क्या है, तो भाषा हमेशा स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है। हिंदी, बुंदेली, अंग्रेजी, तो ये अनानास जो है ना एक पुल्लिंग है। ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। रचना के आधार पर देखा जाए तो 3 वाक्य होते हैं, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8 वाक्य। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा। रचना के आधार पर वाक्य खालिस्तान और खालिस्तान वाक्य में भेद है, संयुक्त और मिश्रित में भेद है, संकेत और विधान। रचना के आधार पर देखो, ये तो अर्थ के आधार पर देखे रखें, तो रचना के आधार पर 3 वाक्य रहते हैं, संयुक्त, मिश्र और सरल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता। रक्त को हम लहू भी बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं, रुधिर भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं। ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, रक्त के पर्यायवाची हैं। बट रिपु जो है ना, वो हम किसको बोलते हैं, रिपु। रिपु जो है ना वो शत्रु को बोलते हैं, जैसे बैरी, शत्रु, और अमित्र, अमित्र, अमित्र जो दुश्मन रहता है उसे बोलते हैं रिपु। क्या बोलते हैं, रिपु। तो यहाँ पे पूछा रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता, तो रिपु हो जाएगा। रिपु मतलब बैरी, शत्रु, और अमित्र, बैरी, शत्रु और दुश्मन। ठीक है। ये उसके पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द मुहावरा है। देखिए मुहावरा, अदालत और मुकदमा, ये सारे के सारे वर्ड जो है ना अरबी भाषा के हैं। मुकदमा, अदालत और मुहावरा, ये तीनों वर्ड जो है ना अरबी भाषा के हैं। कौन सा विकल्प मुहावरा है। नाम बड़े और कथन छोटे, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे होता है। बल्ब तते अंधेरा, तते का होता है, बल्ब तले, दिया तले अंधेरा होता है, ये तो गलत है। कंगाली में चावल गीला, कंगाली में आटा गीला होता है, चावल नहीं। पत्थर की लकीर होना, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पत्थर की लकीर मतलब पत्थर की एकदम मतलब दृढ़ निश्चयी व्यक्ति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बेल शब्द का बहुवचन बताएं। तो बेलों, बेला और बेला, तो बेल कैसी है, एक स्त्रीलिंग है, और पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है। जब ये आ आता है तो हम क्या करते हैं, और स्त्रीलिंग बढ़ रहता है तो एक ही मात्रा और ये बिंदी लगा के हम बहुवचन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, बेल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 से 23 में क्या देके रखा है, एक गद्यांश देके रखा है, उसको पढ़ना है और आंसर देना है। विपत्ति केवल डरपोक व्यक्ति को ही भयभीत करती है। कायर विपत्ति से डरकर अपने पांव मार्ग से पीछे खींच लेते हैं, लेकिन वीर पुरुष घबराते नहीं हैं। वे अपना धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। वे आने वाली विघ्न और बाधाओं को सामने चट्टान की तरह अड़ग खड़े रहते हैं। वीर पुरुष विकट परिस्थितियों में भी संकटों से संघर्ष करते हैं और उनसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। वे संकटों पर विजय हासिल करके ही दम लेते हैं। वीर पुरुष संकटों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे संकटों में ना तो कभी उफ करते हैं और ना ही संकटों के सामने कभी झुकते हैं। मंजिल की राह में आने वाली विघ्न बाधाओं को जड़ से समाप्त कर उन पर विजय पाने के लिए वे निरंतर प्रयत्न करते हैं, निरंतर प्रयत्न करते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा पूरा इस तरीके से दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वे धैर्य और संयम बनाए रखते हैं। धैर्य और संयम बनाए रखते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये भूतकाल तो है ही नहीं, ये है वर्तमान काल।
और वर्तमान काल के कितने टाइप रहते हैं? 3 टाइप रहते हैं, संदिग्ध रहता है और संदिग्ध रहता है और सामान्य और अपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ये पूर्ण वर्तमान काल तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। ठीक है, अब यहाँ पर एक सामान्य वर्तमान काल है, एक पूर्ण वर्तमान काल है। तो एक्चुअली में पूर्ण वर्तमान काल नाम का तो कोई होता ही नहीं है, अकेला पूर्ण तुम्हारा पूर्ण और अपूर्ण ये दो वर्ड जो है, पूर्ण जो है ना वो भूतकाल में रहता है। ठीक है, और अपूर्ण जो रहना वो वर्तमान में रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अडिग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अच्छा, अडिग शब्द में क्या प्रयुक्त किया गया था? तो ये उपसर्ग लगा है, अडिग आ इसमें उपसर्ग लगा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? खालिस्तान यह पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। देखिए, यमक अलंकार में क्या होता है? जैसे कनक कनकते दो 100 गुने मादकता अधिका है ना? तो कनक कनक 2 बार आया है और दोनों बार कनक कनक का अर्थ है ना अलग अलग है। तो कौन सी यहाँ पे पूछा है? यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो सूरज है जग का बुझा बुझा, तो बुझा बुझा 2 बार आया और इसमें दोनों बार अर्थ अलग है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, फिर 3 बेर आया फिर 3 बार आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ निकल रहा है। कर का मन का डारी दे मन का फेर, तो देखिए मन का 2 बार आया, दोनों बार इसमें अलग अर्थ है। लेकिन खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, तो देखिए ये कुल 2-3 बार आया है वर्ड, लेकिन इसमें इसका अलग अलग अर्थ नहीं है। ठीक है, कुल कुल सा बोल रहा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओहो, इसमें भी तो कुल कुल 3 बार आया है, 2 की जगह क्या है? 3 बार आया। ओके, सूरज है जग का बुझा बुझा, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा, बी डी नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इसमें कुल कुल खग कुल ये भी आया। खग कुल मतलब उनके परिवार की बात कर रहा है, कुल कुल मतलब इसमें कुल कुल का मतलब हो रहा है मतलब गुदगुदी टाइप की मचाना, तो यहाँ पे भी दोनों का अलग अर्थ हो रहा है। लेकिन सूरज है जग का बुझा बुझा, इस पर तो एक ही मतलब है, बुझा मतलब समाप्त, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें ये एमक अलंकार का भेद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पारा ना उतरना, इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? पारा ना उतरना मतलब अशांत होना, अशांत जो ना हो मतलब गुस्से में रहना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है हमेशा। एक छोटा आ से शुरू होती है, ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद रारसी और ओ आऊ, ओ और आऊ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आहा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 11 क्या हो जाते हैं? स्वर। ठीक है, आहा, एक्चुअली में देखिए आहा को अनुस्वर में लेते हैं, अनुस्वर में नहीं। स्वर में हम क्या लेंगे? ए आई छोट बड़ी ई, रे ऋषि और ए आई ले लेते हैं। ओ को तो हम अनुस्वर में लेते हैं, ये अनुस्वर में आ जाएंगे। केवल स्वर की बात करें तो ये 11 हो जाएंगे। ठीक है, और अनुस्वर की बात करें तो आहा भी ले लेंगे उसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर समभास से आशा है, समभास मतलब होता है मिलकर दौड़ना। ठीक है, मिलकर दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मानक वर्तमनी वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द बताना है। मानक वर्तनी, तो मृत्युदंड क्या है? एकदम शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, खालिस्तान यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब किसी व्यंजन शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार आती है
तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर वही छाए, तो यहाँ पे तावर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं 1 2 3 4, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 4 बार आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ओह खालिस्तान बहुत कठिन समय आ गया, तो ओह ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो सरस्वती को बागेश्वरी बोलते हैं, यस एकदम। शारदा भी बोलते हैं, श्री भी बोलते हैं, सुधी नहीं बोलते हैं। सुधी मतलब तो होता है, सुधी मतलब क्या होता है, सुधी मतलब होता है जो पंडित रहता है उन्हें बोलते हैं सुधी। ठीक है, और देखिए और भी सरस्वती जो सरस्वती हैं उनका और भी पर्यायवाची हैं, जैसे शारदा हो गया, शारदा तो है इसमें, भारती हो गया, और बीणा पाणी हो गया, बिमला हो गया। देखिए श्री लक्ष्मी जी को भी बोलते हैं, श्री सरस्वती जी को बोलते हैं, श्री लक्ष्मी जी को भी बोलते हैं। ठीक है, बीणा पाणी हो गया, बिमला, बिमला भी बोलते हैं। बिमला किसे बोलेंगे हम, बिमला बोलते हैं हम सरस्वती को। और यदि कमला की बात करें, कमला किसे बोलते हैं, और कमला बोलते हैं हम लक्ष्मी जी को। तो बिमला हो गई अपनी सॉरी सरस्वती जी। ठीक है, और क्या बोलते हैं सरस्वती जी को, सरस्वती जी को बोलते हैं ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी, बाक भी बोलते हैं, बाक, और बागेश्वरी भी बोलते हैं। जैसे ये बागेश्वरी लिखा है ये, और प्लस बागीश भी बोलते हैं। ठीक है, बागीश बोलते हैं, और भास भी बोलते हैं, भास। तो ये इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं केवल और केवल सरस्वती माँ के। ठीक है, और सुधी का मतलब होता है पंडित, और पंडित को क्या बोलते हैं, प्रज्ञ बोलते हैं, और विलक्षण बोलते हैं, विलक्षण, और बुद्ध बोलते हैं, विद्वान बोलते हैं, कोविद बोलते हैं, सुधी बोलते हैं, मनीषी बोलते हैं, और धीर बोलते हैं। मनीषी और धीर, मनीषी मतलब भी पंडित होता है, और धीर मतलब भी पंडित होता है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड जो हैं वो सुधी यानी पंडित जी के हैं। क्वेश्चन नंबर 32, जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं मुहावरा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं मुहावरा। 32 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण शब्द, सबसे पहले वर्ण आते हैं, वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द आता है। ठीक है, पहले वर्ण है, वर्ण से मिलकर शब्द बना, और शब्द से मिलकर क्या बना, शब्द से मिलकर ये पूरा पद बना। ठीक है, और इन पद से मिलकर वाक्यांश बना, और वाक्यांश से मिलकर पूरा वाक्य बना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द से वाक्य थोड़ी बनेगा, शब्द से पहले पद बनेगा, ये पूरा पद हो गया, इस पद से तुम्हारा वाक्यांश बनेगा, ये पद पद बहुत सारे मिलके ये वाक्यांश बन गए, और इन पूरे वाक्यांश से मिलकर एक वाक्य बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्री में से एक नाम होने के कारण आधुनिक उन्हें बोलते हैं आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा किन्हें बोलते हैं, महादेवी वर्मा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक मीरा बोलते हैं। ये महादेवी वर्मा जो हैं इनकी इम्पोर्टेंट कृति है यामा, जो 1982 में इसको अवार्ड भी मिला था। ठीक है, और इनकी पहली पहली कृति है निहार, नीरजा, यामा, गौरा, अतीत के चलचित्र, ये सारी इंपोर्टेंट महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। ठीक है, और मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग की 3 इंपोर्टेंट रचनाएं, एक तो मिलजुल मन जिसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, दूसरा है कठगुलाब इसके लिए व्यास सम्मान मिला, तीसरा है एक और अजनबी। ये 3 इंपोर्टेंट इनकी रचना है मृदुला गर्ग। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, वीरों को कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, और सुभद्रा कुमारी चौहान के वीरों का कैसा हो बसंत, और वो क्या बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है महादेवी सॉरी इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, बिना दीवारों का घर मनु भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है। तो ये उनका उपन्यास है, क्या है, एक उपन्यास है। बिना दीवारों का घर, एक प्लेट सैलाब, आपका बंटी, और महाभोज, त्रिशंकु, मैं हार गई, यही सच है, ये सारी की सारी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं मनु भंडारी जी की। ठीक है, मनु भंडारी।
36 इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो परिमाणवाचक विशेषण में हमेशा कोई चीज़ 2 किलो, 3 किलो, 5 केजी इस तरीके की चीज़ें आती हैं। अनगिनत तारे, 2 किलो सेब, ये बिल्कुल आ गया 2 किलो सेब, ठीक है। उदाहरण नहीं है। 50 गज जमीन इसमें भी आ जाएगा। 10 लीटर पानी, तो अनगिनत तारे इसमें थोड़ी आएगा परिमाणवाचक में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम गलत हो जाएगा। गलत पूछा है ऑप्शन 36 का, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। निम्न में से किस शब्द का समानार्थी भीरू है? भीरू का मतलब जो होता है कायर पुरुष, ठीक है। तो समानार्थी पूछा है तो कायर हो जाएगा, कायर, भीरू का कायर, ठीक है। वीर का डरपोक, जय का विजय, विजय का जय। रेहनू पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो ये जो है ना काशीनाथ की रचना है रेहनू पर रघी, इसके लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था लगभग 2013 के करीब, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, तुलसी मन मंदिर में बहरे, यह पंक्ति किस अलंकार में अलंकृत की गई? तुलसी मन मंदिर में बहरे, मन मंदिर में, तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। तुलसी मन मंदिर में बहरे, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए रूपक अलंकार वहां पर होता है जहां पर कोई उपमेय की तुलना सीधी उपमान से एकदम कर दी जाती है, ठीक है। तुलसी मन जो है ना मंदिर में बहरे, और इस तरीके से एक चिन्ह आएगा, इस तरीके से, ये जो डैश का चिन्ह है ना, इस तरीके से डैश का चिन्ह आएगा। खालिस्तान बताते हैं कि यहाँ शब्दों से चमत्कार है, शब्द अलंकार ही बनाएंगे, शब्दों से चमत्कार। और अर्थ अलंकार बताते हैं यहाँ पर अर्थ से अद्भुत सौंदर्य, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 18 फिनिश होता है। आगे पार्ट नंबर 19 आएगा, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट केवल वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और चैनल को सपोर्ट मिलेगा, तो फिर मैं कुछ और कंटेंट और ज़्यादा एग्जाम को कवर कर पाऊंगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो पाथ क्रिएटर अकेडमी सिंपल लिखिए चैनल पर, इस तरीके का लोगो मिल जाएगा और उससे जुड़ जाइए, ठीक है। और यूपीएसआई और एमपीएसआई के स्टूडेंट जो हैं, सॉरी, यूपीएसआई और एमपीएसआई और प्लस यूपी के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्लस एमपी के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी और यूपी में, वो तो खासकर इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और बाकी लोग तो एनटीपीसी, एसएससी, जीडी इनकी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नाउ मिलते हैं अब पार्ट नंबर 19 के अंदर, ठीक है।